Hello guys, myself Praval Chauhan and you are most welcome on my YouTube channel Basics of Civil by Praval Chauhan। यहाँ मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा और उनमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। तो इस सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पहले मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखते हैं, क्योंकि हम क्या है वो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जिससे पूरा पूरा सब्जेक्ट हमारा स्पॉइल हो जाता है। तो हम देखेंगे पहले, उसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी बारीक चीज़ों को देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअल में जो हमारा स्ट्रक्चर है ये मेंबर्स का अरेंजमेंट होता है। तो जो मेंबर हैं उनको हम किस तरह से अरेंज कर रहे हैं उसके आधार पे हमारे स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 डिवीजन किए गए हैं। इसके सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा बीम्स। हम मेटालिक स्ट्रक्चर की बात करें क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस इन सब्जेक्ट में हम जनरली मेटालिक मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा बीम है, दूसरा है हमारा फ्रेम और तीसरा है हमारा ट्रस। पहले मैं बात करता हूं हमारे बीम्स की। तो बीम क्या है? बीम वो स्ट्रक्चर है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली स्ट्रेट रहते हैं और जो हमारे सपोर्ट होते हैं उन पर डायरेक्टली सपोज्ड होते हैं वो, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं बीम्स। बीम के बाद में बात आती है हमारे फ्रेम की। फ्रेम कौन से स्ट्रक्चर है? फ्रेम वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो सारे मेंबर्स एक रिजिड जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं। तो पहले बात आती है कि रिजिड जॉइंट क्या होता है। तो रिजिड जॉइंट क्या है? रिजिड जॉइंट का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई 2 मेंबर हैं, इन दोनों मेंबर को लेकर के मैंने किसी भी एंगल पर, मान लीजिए 90 डिग्री पर, मैंने 90 डिग्री पर रखा और रख करके इनको वेल्ड कर दिया। तो वेल्ड करने पर क्या हुआ कि ये जो दोनों मेंबर हैं, वेल्ड करने के बाद में अब इस पर जब भी हम कोई लोडिंग करेंगे तो लोडिंग करने पर इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो एज इट इज बना रहेगा बिफोर कोलैप्स, ठीक है। अगर ये बीम यहाँ से ये पूरा पूरा इसका ये वाला जो मेंबर है ये अगर डिफ्लेक्ट होता भी है तो हो जाने दो, लेकिन ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो क्या है, मेंटेन रहेगा जितना इनिशियली हमने वेल्ड किया था उस वक्त। तो ये जो जॉइंट है, जिस जॉइंट में इन दोनों मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता उस जॉइंट को हम बोलेंगे रिजिड जॉइंट, ठीक है। तो रिजिड जॉइंट जो हमारे स्ट्रक्चर हैं जिनमें सभी मेंबर रिजिड जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं उन सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? फ्रेम बोलेंगे। तो फ्रेम क्लियर है? फ्रेम क्या होता है? तो फ्रेम क्या है हमारा? फ्रेम हमारा वो स्ट्रक्चर है जिसमें सभी मेंबर्स होते हैं वो रिजिडली जॉइंटेड होते हैं। तो फ्रेम है हमारा रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अब बात आती है ट्रस की। तो ट्रस और फ्रेम अगर हम हमारे बुक्स की बात करें तो आपको सिमिलर लगेंगे कि ये देखने में अगर हम देखेंगे दोनों सिमिलर लगेंगे। वो भी मैं आपको बताऊं कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें दोनों को, कैसे हम क्वेश्चंस को समझें कि ये ट्रस का है या फ्रेम का है, वो फर्दर देखेंगे। तो पहले बेसिक बताता हूं आपको कि ट्रस और फ्रेम दिखने में एक जैसे दिखेंगे आपको बुक के अंदर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकली दोनों में डिफरेंस होता है। ये इनके जो मेंबर होते हैं वो रिजिड जॉइंटेड होते हैं और यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स होते हैं ट्रस में वो सारे मेंबर्स पिन जॉइंटेड होते हैं। पिन जॉइंटेड का मतलब क्या है या हिंज जॉइंटेड का मतलब क्या होता है? इसमें क्या, मान लीजिए 2 मेंबर हैं, इन दोनों मेंबर में मैंने क्या किया, यहां पर एक होल कर दिया, एक होल इसमें कर दिया और इन दोनों होल को सामने कॉन्सेंट्रिक कर दिया एक ही लाइन में। अब ये दोनों होल एक ही होल दिख रहा है मुझे, इसमें मैंने एक पिन को डाल दिया। तो पिन डालने के बाद में आप बताइए इसमें मूवमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मूवमेंट? तो इन दोनों मेंबर के बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो पा रहा है। देखिए आप, इन दोनों मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो पा रहा है क्योंकि बीच में पिन है तो रिलेटिव मूवमेंट हो पा रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो पा रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ट्रस। तो ट्रस में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पिन जॉइंटेड होते हैं। तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो कहलाता है हमारा ट्रस। तो ये हमारा पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक चीज चल रही है फिलहाल, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम किस तरह से फोर्सेस को निकालते हैं, सब चीजों को देखते हैं। तो बाद में बात आती है हमारे फोर्सेस की। आपको मालूम है वैसे हमारे जो इन स्ट्रक्चर्स में जो भी हमारी लोडिंग लगती है उस लोडिंग के कारण जो फोर्सेस डेवलप होते हैं वो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? हमारे जनरली फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं 2। एक होता है हमारा एक्सटर्नल और एक होता है हमारा इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं? जो भी हमारे एक्सटर्नल जो सपोर्ट हैं वहां पर जो भी फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन,
तो जो भी हमारा एक्शन, एक्शन मतलब लोडिंग है, उस लोडिंग के कारण जो भी रिएक्शन डेवलप हो रही है वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, हमारी एक्सटर्नल फोर्सेज के अंदर आएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स होंगे हमारे, एक्सटर्नल रिएक्शंस मतलब सपोर्ट रिएक्शंस, हाँ, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये सब चीजें हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज के अंदर आएंगे। अब बात आती है इंटरनल फोर्सेज की। इंटरनल फोर्सेज कौन से होंगे, जो मेंबर के अंदर डेवलप हो रहे हैं, वो सारे फोर्सेज हमारे इंटरनल फोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे। इनमें कौन कौन से हमारे, इनमें जनरली हमारे जैसे शियर फोर्स हुआ, बेंडिंग मोमेंट हुआ, एक्सियल थ्रस्ट हुआ, ये सारे हमारे कौन से हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं। बात क्लियर है। तो इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर दो प्रकार के फोर्स डेवलप होंगे, पहला तो होगा हमारा एक्सटर्नल और दूसरा होगा इंटरनल। ठीक है, तो हमारे दो फोर्सेज हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज आपके माइंड में, एक्सटर्नल फोर्सेज से आपके माइंड में केवल और केवल रिएक्शन आनी चाहिए, वैसे कि एक्सटर्नल रिएक्शन जो होती है सपोर्ट की, वो सारी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। तो ये हमारे कुछ फोर्सेज हैं। उसके बाद में एक बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है। ये देखो आप, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम जो भी स्टडी करते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो, चाहे स्टील हो, चाहे आरसीसी हो, जो भी हमारे ये स्ट्रक्चरल पार्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उसमें हम जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, जिस भी मेंबर की स्टडी करते हैं, वो सारे के सारे जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे स्टेबल होते हैं। स्टेबल स्ट्रक्चर की ही स्टडी करते हैं, हम अनस्टेबल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करते। मतलब जो स्ट्रक्चर हमारा फेल हो चुका है उसकी स्टडी कभी भी नहीं करते हैं। तो स्टेबल बने रहने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी चीज के स्टेबल बने रहने के लिए जरूरी है उसके अंदर जो टोटल जो फोर्सेज का सम है, जो टोटल फोर्सेज का योग है, वो जीरो होना चाहिए। जीरो का मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर देखो मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, अब देखो यहां से फोर्स लगा रहा हूं, मतलब एक्शन तो है, लेकिन यहां पर रोकने वाला कोई है नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, तो ये मूव कर रहा है, ये मूव करने लग रहा है। देखो मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है नहीं, एक जगह रुका हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाता हूं इक्वल, तो ये स्टेबल कंडीशन में है दोनों फोर्सेज। तो दोनों जब ये स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में क्यों है ये, क्योंकि ये वाला जो एक्शन है इस रिएक्शन के बराबर है। तो टोटल जो फोर्स का सम है वो जीरो है, जितना यहां से लग रहा है उतना यहां से लग रहा है, तो टोटल फोर्स जीरो है, तभी तो ये बॉडी स्टेबल कंडीशन में, मतलब इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में। तो ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम। अब 2D की बात करते हैं, तो 2D के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब स्टेबल बनाए रखने के लिए कितनी कंडीशंस होनी चाहिए। तो 2D के अंदर आपको मालूम है दो ही डायमेंशन होती है हमारी, एक तो x होता है, एक y होता है। तो 2D केस ये हमारा 2D है, तो 2D में एक तो ये ऐसे मूव नहीं करनी चाहिए, एक ऐसे मूव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 2D के अंदर एक प्लेन हुआ ही, इस प्लेन XY प्लेन, XY प्लेन में ना तो ये x डायरेक्शन मूव करनी चाहिए बॉडी, ना ही y डायरेक्शन में, और ना ही ये रोटेट होनी चाहिए इस वाले प्लेन में। तो ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब तीनों चीजों का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल फोर्सेस की वैल्यू इसके अंदर जीरो है, वही हमारी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है हमारी 2D के अंदर अगर बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी तीन, कौन कौन सी है, समेशन Fx इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब x डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है वो कब होगा, जब फोर्सेस ज्यादा होंगे तभी तो होगा, लेकिन जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो क्या होगा, समेशन जीरो, तो मतलब स्टेबल कंडीशन में। वही हमारी पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सेकंड क्या है, समेशन Fy इज इक्वल्स टू जीरो। थर्ड वन इज समेशन Fz इज इक्वल्स टू जीरो। मोमेंट को या रोटेशन को हमेशा अबाउट बोलते हैं, कभी अलोंग नहीं बोलते हम, कि इस एक्सिस के अबाउट होगा। तो अगर ये रोटेट ऐसे कर रहा है, एक्स वाई प्लेन कौन सा है हमारा, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और ये हमारा z डायरेक्शन है, x डायरेक्शन ये है, y ये है, ये z है। तो अगर ये रोटेट करेगा तो देखो इसके अबाउट तो कर रहा है, देखो कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है ये। तो ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, mz क्या होना चाहिए, टोटल मूवमेंट जीरो होना चाहिए। तो तीन हमारे पास कंडीशन है इक्विलिब्रियम 2D में, और 3D में कितनी होंगी, 3D में होंगी 6, समेशन Fx, समेशन Fy, समेशन Fz इज इक्वल्स टू जीरो, एंड समेशन Mx, समेशन My, समेशन Mz इज इक्वल्स टू जीरो। टोटल 6 और यहाँ पर टोटल 3। तो ये बात क्लियर है कि हमारे 2D में टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो, और दूसरी बात क्या है 2D में कितनी होती है और 3D में कितनी होती है।
तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही, इन कंडीशन का यूज करके ही हम अननोन फोर्सेस को ज्ञात करते हैं। फोर्सेस में आपको पहले ही बता चुका हूं इसीलिए कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं, इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं। तो हमारे जो भी फोर्सेस थे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, उन सभी फोर्सेस को हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये हम सबको पता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने अननोन होते हैं उतनी हमको इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई दो इक्वेशन है 3x + 4y = 6, क्या आप इस अकेली इक्वेशन से x और y की वैल्यू को निकाल दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास कम से कम ऐसी दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक मान लीजिए 6x + 9y = 12। क्या अब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जितने अननोन हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए, तभी हम उन अननोन को निकाल सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि 2D वाले केस में हमारे पास कितनी इक्वेशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या? इक्वेशन ही तो हो गई 1 2 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3। तो हम कितने अननोन निकाल सकते हैं? मैक्सिमम हम 3 अननोन ही निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा अननोन नहीं निकाल सकते। कौन से केस में? 2D वाले केस में जनरली, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं। तो हम देख चुके हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक। अभी हमने सबसे पहले, अभी हम सब्जेक्ट पे नहीं आए, मैं केवल आपको बेसिक थिंग्स बता रहा हूं। तो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा क्या होता है। स्ट्रक्चर हमारा सिंपल अरेंजमेंट होता है मेंबर्स का, और वो हमारे बीम, फ्रेम और ट्रस होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि फोर्सेस कौन कौन से होते हैं इन स्ट्रक्चर में। दो होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब रिएक्शन, इंटरनल मतलब शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल थ्रस्ट, ये सब चीजें। उसके बाद तीसरी चीज हमने देखी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि सर ये वाला जो हमारा मेथड है ये तो हम उसमें यूज करते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कई बार बोलते सर इसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। समझ में ही नहीं आता कि इन दोनों में क्या है। उस वाले सब्जेक्ट में पढ़े इसे, इसमें पढ़े, तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूँ पहले मैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जब हम किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहां बेसिकली हम पढ़ते हैं किसके बारे में? बीम के बारे में। तो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हम बीम पढ़ते हैं तो बीम के बारे में आपने देखा होगा, जब भी आप बीम के क्वेश्चंस करते हो, एसएफडी बनाते हो या बीएमडी बनाते हो, तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करते हो? कोई भी बीम है, मान लीजिए ये बीम है, तो इस बीम में कोई लोड लगा हुआ है W, ये L/2, ये A है, B, और ये रिएक्शन है RA और RB। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आपको बोल दिया भाई एसएफडी बनाओ और इसका बीएमडी बनाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? आप सबसे पहले इसकी रिएक्शंस निकालते हो। ये है एक्शन और ये है रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? समेशन Fy = 0, क्योंकि हमें मालूम है जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करेंगे, और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन का हम यूज करते हैं, और इनके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? इन रिएक्शंस को निकालेंगे। तो समेशन Fy 0 है, मतलब एक्शन रिएक्शन के बराबर होनी चाहिए। तो हम जानते हैं RA + RB = W फर्स्ट। उसके बाद में फिर हम जानते हैं समेशन Mz = 0। इस वाले पॉइंट के सापेक्ष में मोमेंट निकालते हैं, और उसके आधार पर हम क्या निकालते हैं? RA और RB। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है? RA और RB को कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे ही आपने एक बार ये एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल अननोन फोर्सेस, मतलब इन रिएक्शंस को आपने निकाल लिया, उसके बाद फिर आप क्या याद करते हो? किसी भी सेक्शन को लेते हो, फिर एसएफडी बनाते हो, बीएमडी शियर फोर्स निकालते हो, और बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, यही तो करते हैं। तो पहला स्टेप यहां पर क्या था? अननोन फोर्सेस, कौन से? एक्सटर्नल, मतलब रिएक्शंस को, इनको निकालते हैं अपन। तो आप इनको आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो बस इनका यूज करके। इजीली का मतलब क्या है? यहां पर इजीली वर्ड का मतलब है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ही तो थी। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करते हो, और उनके आधार पे आप अननोन फोर्सेस को निकाल लेते हो। तो बहुत इजी प्रोसेस होता है, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आती होगी किसी भी बीम के अंदर कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस निकालने में दिक्कत आ रही है। आप इनको निकाल लेते हो, उसके आधार डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग के आधार पर डिफरेंट एसएफडी बनते हैं, बीएमडी बनते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर थे जिनके एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे,
इजीली का मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। जिनको हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे उन सभी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मतलब उनकी एक्सटर्नल रिएक्शंस को हम इजीली डिटरमाइन कर पा रहे थे, वैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। तो वो स्ट्रक्चर्स हमारे कहलाते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम स्टडी करते हैं ना, वो सारी स्टडी हम करते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पर। मतलब जिनकी हम एक्सटर्नल रिएक्शंस को इजीली निकाल लेते हैं, उसके बाद में उन रिएक्शन की हेल्प से हम शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, मतलब इंटरनल फोर्सेस को निकालते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम किसमें? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं? हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जिनकी एक्सटर्नल रिएक्शन को इजीली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इजीली का मतलब विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी हम किसमें करते हैं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर। जैसे मान लीजिए हमारी ये है एक फ्रेम। तो इस फ्रेम का आपको बोल रहा है भाई इसका एसएफडी बनाओ, बीएमडी बनाओ, कुछ भी बोल दिया। तो आप ये एक्सटर्नल रिएक्शन को इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे। क्यों? ये फिक्स्ड है, यहां पर 3 रिएक्शन है, यहां पर भी 3। टोटल अननोन फोर्सेस कितने हो गए? 6। लेकिन हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है? 3 होती है। मैंने आपको बताया अभी, अगर 6 अननोन है हमारे पास, 6 अननोन मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास 6 अननोन है, तो आपको 6 इक्वेशन चाहिए होंगी, 6 इक्वेशन चाहिए। लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 3। मतलब इन 6 में से कोई 3 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 3 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो क्या हमको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, कोई और कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। उन कंडीशंस को बोलते हैं हम कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, डिफॉर्मेशन कंडीशन। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनके आधार पे हम बाकी के बचे हुए 3 फोर्सेस को निकाल पाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम रिएक्शंस को, एक्सटर्नल फोर्सेस को इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इजीली का मतलब विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, नहीं कर पा रहे, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट मतलब किससे है? केवल और केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन से। जिनकी रिएक्शंस को इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं डिटरमिनेट, नहीं कर पा रहे उनको बोलेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डाल दिया दूसरे पार्ट में, उसे ही बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो वहां पर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? सारे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। और एक ही इस फ्रेम की प्रॉब्लम को हम काफी सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे मेथड्स हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो मैं फर्दर बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, उन सभी मेथड की स्टडी हम करते हैं किसमें? स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर। तो इन दोनों सब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों सब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जो हम जनरली स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे? केवल और केवल डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। और यहां पर हम करेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। यहां पर हम स्टडी करेंगे डिटरमिनेट की और यहां पर करेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी। मतलब यहां पर हम निकालेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस को केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन के आधार पे, और यहां पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ में कुछ और कंडीशंस का यूज भी करेंगे, और वो बहुत सारे मेथड होते हैं। तो वैसे अब आप कहोगे कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो हम उसे भी पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस बीम को, फिक्स्ड बीम को। तो ये जो हमारी बीम होती है, फिक्स्ड बीम है चाहे कॉन्टिन्यूस है, सारी हमारी क्या है? ये बीम्स फिक्स्ड बीम की बात करते हैं। तो यहां पर भी यही हो रहा है, 3 और 3 6 हमारे पास अननोन फोर्सेस हैं, और हमारे पास कंडीशन कितनी है? 3। तो बचे कितने? 3। तो इन 6 में से कुल 3 रिएक्शन ऐसी हैं जिनको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो उसकी स्टडी भी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इनके लिए हम सिंपल मेथड का यूज नहीं करते। आपने इनका यूज किया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किन मेथड्स का? फ्री मूवमेंट इक्वेशन,
क्लैपेरॉन्स थ्योरम, इन सब का आपने यूज किया है, वो भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही पार्ट है। बस बुक में क्या है उसमें डाल देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो है पार्ट किसका, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट है, इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, वो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही है, बस उसका एडवांस्ड वर्जन है। यहां पर हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेट की और वहां पर करेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की। तो हम देखेंगे इन सब चीजों को। और ये जो हमारा पार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि इन 6 में से 3 इक्वेशंस या 3 अननोन ऐसे हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो कितने नंबर्स को नहीं कर पा रहे हैं, 3 को। तो ये कितने डिग्री इनडिटर्मिनेट है, 3 डिग्री। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, वो रहेगा हमारा इनडिटर्मिनेसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट तो कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं बुक्स के अंदर, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत जरूरी है। जब तक हमारे टिप्स पे नहीं होगा ये, हम इस सब्जेक्ट में बढ़ ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं होगा कि ये इनडिटर्मिनेट है, इसका कहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, कितने हमें फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट फर्दर में हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेसी को। थैंक यू सो मच।